हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, बट हमारा जो नीश है उसमें हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस को भी बनाते हैं। और हमने जो अभी ऑब्ज़र्व किया है तो हमने देखा है कई लोग आजकल अपनी पीक पर जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आज हमने हमारे साथ जोड़ा है एरी, जो एक न्यू मूवी आई है, उनकी टीम को। देखिए, ये जितने भी लोग हैं ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल के लोग हैं और इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है। कभी कभी अगर हम देखें ऐसे लोगों को तो हमें मोटिवेशन मिलता है और उनसे हम लोग कुछ सीख सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो लोग हैं जो बिल्कुल ग्राउंडेड लोग हैं। इनसे एक बार मिलते हैं हम और ये देखते हैं कि इनकी जो भी जर्नी है वो जब स्टार्ट हुई है उसमें इनका जो फीडबैक है वो क्या आया, इनको क्या क्या परेशानियां आई ये सब चीज़ें करने के लिए। तो जैसा अगर आज हम इस चीज़ को सोचें कि हम कोई चीज़ नई स्टार्ट करते हैं तो टाइम टू टाइम हमें ये देखना पड़ता है कि उसको किस तरीके से स्टार्ट करें। हम पहला स्टेप लेने से ही बहुत ज़्यादा डरते हैं, बट अगर किसी चीज़ की शुरुआत करनी है हमें तो उसको और अच्छे आगे कैसे लेके जा सकते हैं और किस तरीके से उसको अपनी पीक पर लेके जा सकते हैं, आज हम लोग समझेंगे इस टीम के साथ। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि एक एक करके हमारे जो कोलीग्स हैं, हमारे जो साथ आए हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन दें और इंट्रोडक्शन के साथ ये बताएं कि उनका इस मूवी के अंदर कैरेक्टर क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, सबसे पहले नाजिश भाई से शुरुआत करेंगे। नाजिश भाई। हेलो गाइस, मेरा नाम नाजिश है और मैंने ईरी मूवी के अंदर एक कैरेक्टर प्ले किया है, एक ब्रदर का रोल किया है, जिसमें एक वो कुछ कोरोना वायरस के टाइम पे जो एक लॉकडाउन वगैरह चल गया था, जो बीमारी वगैरह फैल रही थी, तो उसके ऊपर हमने इससे रिलेटेड एक मूवीज़ बनाई है। तो उसमें मेरा एक छोटा सा रोल है, इसमें मैंने भाई का रोल किया है। और जो क्या है, इसमें एक मेरी बहन बनी रहती है, उसकी थोड़ी वो वायरस फैल जाती है, तो कोई बाहर से कोई डॉक्टर वगैरह आते हैं तो इसका इलाज करने के लिए वहाँ पे। तो थोड़ी सी ऐसी स्टोरी है और बाकी मैं शहनशाह से कहना चाहूँगा कि सोहेल चाचा बताएंगे बाकी थोड़ी सी बात। हाय गाइस, आई एम सोहेल खान सूरी। इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर एक विलियन का है और मैं अपने भतीजे का शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ बचपन से था और उसने मुझे मौका दिया। मगर काफ़ी देर हो गई थी, मगर फिर भी मुझसे छोटा सा रोल दिया गया, उसमें मैंने काफ़ी मेहनत करी और बहुत देर तक लोगों को ये पसंद आया। इसके लिए मैं अपने शहनशाह सूरी भतीजे को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया की क्या बात है, वो तो आप दोनों ने इतनी मेहनत की थी उस फिल्म के अंदर। जब मैं ये मूवी बना रहा था काशिफ भाई, तो मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट करना है मूवी को, कैसे हम स्टार्ट कर, क्योंकि कभी बड़े बजट की जो मूवीज़ होती हैं आप खुद जानते हो कितने में बनती है, 5 करोड़ 6 करोड़, सबसे कम बजट की बता रहा हूँ, बॉलीवुड की मूवी इतने में बनती है। लेकिन हमने ये फिल्म कम से कम 5-6 हज़ार रुपये में बना दी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तो 2017 में मैंने जब सोचा था कि स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो मेरा इतना पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो मैं ये सब भी करते रहता था, एक्टिंग और डांस। अच्छा, मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं। जी बताइए। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी स्कूलिंग यहीं से हुई है, आपने स्कूलिंग से ही ये सोच रखा था या बचपन से ही आपका ये ड्रीम था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, या आपको कौन सी वो चीज़ थी जिसने इंस्पायर किया इस जगह पर पहुंचने के लिए, या फिर आपके माइंड में ये चीज़ आई कैसे? और फिर आई तो एक मूवी बना देना ये एक छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात। और आपने उस ड्रीम को देखा और फिर ड्रीम को देखने के बाद आपने उसको प्लेटफॉर्म पे लेके आए, आपने उसको फिल्मिंग करके आपने उसको एक तरीके से रिलीज़ किया, सारी चीज़ों को किया। इन सब चीज़ों को करना ही और बड़ी बात होती है, और फिर उसके बाद आपने उसको प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो ये सारी चीज़ें आप शुरू से बताइए हमें, बिल्कुल ज़ीरो से बताइए हमें कि किस तरीके से आपके दिमाग में ये चीज़ आई और किस तरीके से आपने इस सब चीज़ों की शुरुआत करी पहले दिन से,
जब आपके माइंड में पहली बार ये आया होगा कि यार क्यों ना मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूं, या मैं कैसे इस चीज़ को सोच सकता हूं, मैं क्या क्या ऐसा करूं कि मैं इस जगह पर मैं पहुंच सकता हूं? बिल्कुल जीरो से बताइए, जिससे सभी लोगों को मोटिवेशन मिले। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं शायद 2nd या 3rd क्लास में था तो ऋषिकेश स्कूल है ना अपना जी, उसमें मैंने स्टार्ट की थी अपनी पढ़ाई। तो वहाँ पे हर साल है ना एनुअल फंक्शन पे ड्रामा होते थे। जी, तो पहली बार हमारी मैम ने मुझे उसी में मौका दिया था और मैं लिटिल कृष्णा बना था उसके अंदर। तो वहीं से ये मान लीजिए मेरे करियर की शुरुआत हुई थी। फिर मुझे ऐसे इंटरेस्ट आने लग गया, तो मैं छोटे मोटे फंक्शंस में, इन सब में, जो भी स्कूल में है ना अपने फेस्टिवल होते थे उनमें मैं हिस्सा लेता था, डांस भी करता था और एक्टिंग भी करता था। इस मतलब इंस्पायर तो मैं इरफान खान सर से हुआ था, क्योंकि मुझे बचपन से उनकी तरह बनने का शौक़ चढ़ गया था, क्योंकि मैं खुद भी एक्टिंग करता था। तो मुझे मतलब पता नहीं था कि मुझे अपने करियर की शुरुआत कहाँ से करनी है। तो एक दिन क्या होता है, मैं शादी में था, हमारे फरहान भाई है, तो उनकी शादी में जयपुर से एक आर्टिस्ट आए हुए थे, जफ़र भाई। तो वो थिएटर करते थे रविंद्र मंच पे। तो मैंने वहाँ पे डांस किया था फंक्शन में। तो उनको मालूम चला कि यार ये लड़का एक्टिंग में भी है और डांस भी अच्छा करता है। तो उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने कहा क्यों ना आप है ना रविंद्र मंच आके ज्वाइन करो, वहाँ पे हम सब भी थिएटर करते हैं, तो आप भी हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप उस टाइम जयपुर ही रहते थे? नहीं, मैं टोंक में रहता था, वो यहाँ पे टोंक में शादी में आए हुए थे। अच्छा, तो फिर आपने वहाँ शिफ्ट करने का कैसे सोचा? मैं शिफ्ट करने का कुछ पता नहीं था, क्योंकि उस वक्त पापा सपोर्ट नहीं करते थे इतना और उसके ऊपर से ये है कि 10th में ही फेल हो गया था मैं। तो फिर मुझे मेरा स्कूल चेंज करना पड़ गया था, तो उस टाइम में जा नहीं पाया था जयपुर। फिर मैं रीजनल में आया, तो रीजनल में कुछ लोगों ने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि आप इस फील्ड में आगे जा सकते हो, यूसुफ सर, यामीन सर, क्योंकि उनको शायद लगता था कि मैं पढ़ाई में मेरा कुछ नहीं हो सकता इस फील्ड में आप अच्छे से इस फील्ड में मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हर 26 जनवरी पे वहाँ परफॉर्म करता हूँ, सबको बहुत अच्छा लगता था मेरा डांस और मेरी एक्टिंग। तो वहीं से मतलब मैंने सोच लिया था कि हाँ शायद हो सकता है कि मैं इसी चीज़ को अपना करियर बना लूँ। फिर मैं 2017 में जब मैं 12th में था, मैंने साइंस ली थी 12th के अंदर। वाह, गुड। एक ऐसा बच्चा जो कभी पढ़ता नहीं, वो साइंस ले रहा है। साइंस ले ली। और उसके बाद जब मैं वहाँ पे थिएटर कर रहा था जयपुर के अंदर, तो 2 महीने मैंने थिएटर किया। तो वहाँ पे हमारे समीर सर थे, उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई। तो पहले तो फीस लगती थी वहाँ पे 30-40 हज़ार रुपये। तो उन्होंने मतलब मैंने उनसे बात की, सर मैं फ़ीस तो नहीं दे सकता, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पे आया हूँ और आप मेरी कुछ हेल्प कर देंगे तो मेरे लिए बढ़िया हो जाएगा। यूँ कहा आप आओ कुछ दिन तक। तो मैं ऐसे 1-2 महीने तक वहाँ पर गया, तो मतलब वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे मेरे ऊपर। फिर एकदम अचानक मैंने सोचा कि मैं जॉब ही कर लूँ इससे अच्छा कहीं पे। जी, मतलब वही जैसे सब लोग करते हैं कि एक लाइफ का एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब सोचना पड़ता है कि कुछ अब घर को भी जॉब, पहुंचाना हाँ पड़ेगा। अब पहुंचाना भी पड़ेगा। तो मैं जॉब का इंटरव्यू देने गया था एक बैंक के अंदर। तो उस वक्त मैं शायद 17 साल का ही था। तो उन्होंने कहा था आपकी एज कम है तो आपका अभी हो नहीं सकता, तो अभी आप क्या जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उस वक्त ही पापा को फ़ोन आया कि तेरा 12th का रिजल्ट आ गया, तो तू कहाँ पर है ये बता पहले। तो मैंने कहा पापा मैं तो यहाँ पे जॉब का इंटरव्यू देने आया था। यूँ कहा कि कोई दिक्कत विक्कत नहीं है, तू होता रहता है साहब। मैंने कहा पापा क्या हो गया बताओ तो सही। यूँ कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल और मेहनत करना और अच्छे नंबर से होना, तुम्हारा क्या फेल हो गया तुम 12th में भी। तो मैंने कहा है 12th में भी फेल हो गया मैं। तो जब आप 10th में फेल हो गए थे तो फिर 12th में पहुंचे कैसे? 10th में जब दोबारा दी थी ना मैंने, रीजनल में आ गया था मैं। फिर दोबारा दी आपने? हाँ। तब उसके बाद 12th में 11th की और फिर उसके बाद 12th। यहाँ पे टीचर्स काफ़ी अच्छे थे रीजनल के अंदर, उन्होंने पढ़ाया। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ शायद मेरे लिए साइंस अच्छी नहीं है। तो मैंने फिर आर्ट्स ली 12th में, और फिर मैंने पूरे साल भर मेहनत की और मेरी फिर 67% बनी थी। और मैंने सबको साबित करके दिखाया कि हाँ मैं पढ़ के अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। ये तो आपकी हो गई एकेडमिक लाइफ। हाँ। अब आप ये बताइए कि जो फिल्मिंग वाला जो आपका हाँ, करियर है, इसी उस से ही फील्ड में थोड़ा सा बताइए। जब 31 मार्च को हमारा एग्जाम लास्ट था, मैं 1 अप्रैल को सीधा जयपुर पहुंच गया था। अच्छा। वापस थिएटर कंटिन्यू करने। ड्रीमिंग था आपका, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे हाँ, इसी फील्ड में मैंने बोल दिया घर वालों को कि मुझे यही करना है और मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। और मुझे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं था हल्का सा भी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर इस फील्ड में कंटिन्यू करूँगा तो मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ आगे जाके। तो मैं घर वालों ने यही बोला कि हम तेरी ऐसे तो मदद नहीं करेंगे फाइनेंशियली,
तू तेरे हिसाब से देख लेना। मैंने कहा ठीक है, मैं मेरे हिसाब से देख लूँगा, आप मुझे बस परमिशन दे दो और मेरे पे भरोसा रखो, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा और आपका नाम ही रोशन करूँगा हमेशा। और मैंने वही करके दिखाया। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो जब 1 अप्रैल को मैं पहुंचा समीर सर के पास, तो समीर सर की क्या है, थोड़ी फाइनेंशियली वो भी, उनकी भी दिक्कत आ गई, 2-3 करोड़ के कर्जे में आ गए। तो उन्होंने एक मूवी बनाई थी, तो वो आधी मूवी कंप्लीट होके और अटक गई थी, क्योंकि जो हीरोइन थी वो आधी फिल्म करके कहीं चली गई थी प्रोड्यूसर के साथ। तो समीर सर कर्जे में आ गए, तो उन्होंने एक टिफ़िन सेंटर खोला था उस टाइम। तो उन्होंने मेरे सामने ऑफर रख दिया कि मैं तुझे बदले में एक्टिंग सिखाऊंगा, तू मेरे टिफ़िन सेंटर में काम कर ले। अच्छा। तो मैंने 2 साल तक वहाँ पे टिफ़िन डिलीवरी बॉय का भी काम किया। हाँ, फ्री में, रहना भी देते थे वो मुझे, खाना भी देते थे। मतलब आपको सिर्फ वहाँ पर खाना मिलता था? हाँ, और वहाँ पर एक्टिंग सिखाते थे वो मुझे फ्री में। थे। तो 2 साल तक मैंने यही करा और मैंने इतनी मेहनत से मतलब एक्टिंग और थिएटर सीखा है। चलो, साइकिल से करते थे टिफ़िन डिलीवरी, 100 टिफ़िन एक दिन में बांटता था मैं। तो वो एक्टिंग में आपको क्या सिखाते थे वैसे? एक्टिंग में अलग अलग चीज़ें सिखाते थे हमें, जैसे मेथड एक्टिंग हुई और थिएटर की, मतलब थिएटर में क्या बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 9 तो रस ही होते हैं उसके अंदर, अलग अलग तरह के। आपको हर भाव में जाना सिखाते हैं वहाँ पे। आपको कॉस्ट्यूम के बारे में सिखाया जाता है, मेकअप के बारे में सिखाया जाता है, डायरेक्शन की। आपको वो एक एक्टर बनाया जा रहा है। हाँ, एक्टर बनाया जा रहा है। A to Z हर एक चीज़ बताएंगे आपको फिल्म लाइन के बारे में वहाँ पे। वेरी गुड। तो ये बात तो हो गई हमारी, आपके जो कैरियर है वो किस तरीके से आपने ड्रीमिंग किया और सोचा इस बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। आगे हम जो बात करने वाले हैं वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम यहाँ जिसलिए जमा हुए हैं उसका रीज़न यही है कि हम लोग आपकी जो मूवी है उस पर बात कर सकें जी। अब हम लोग आपकी मूवी की तरफ बढ़ते हैं। ये जो मूवी है, क्या नाम था इसका? एरी ए टेरर ऑफ ज़ॉम्बी वायरस। एरी अ टेरर ऑफ ज़ॉम्बी वायरस। ये ऐसा साउंड मतलब मुझे लग रहा है जैसे वो रेजिडेंट इविल एक मूवी है उसकी तरह मुझे साउंड कर रहा है थोड़ा सा। वैसी है, कुछ वैसी ही है, लेकिन बहुत अलग है उससे। अच्छा, वैसी है, कुछ बहुत अलग है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं आपकी बात। जैसे रेजिडेंट इविल मैंने देख रखी है और गेमिंग का क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है तो मैंने गेम भी उसका खेल लगा है। बाकी का आपकी जो मूवी है इसके अंदर पहले तो ये बताइए जो कैरेक्टर हैं जी, इनको चूज कैसे किया, और आपके पास जब बजट नहीं है और इतने सारे कैरेक्टर को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, तो ये लोग क्या फ्री में ही काम कर रहे थे या इन्होंने आपसे कुछ फंडिंग भी लिया, पैसा भी लिया? क्योंकि अगर किसी भी को भी देखोगे आप, ये सारे लोग अपना काम, अपना घर, सब चीज़ें छोड़ के आपको टाइम दे रहे हैं। अगर ये टाइम दे रहे हैं तो इसके बदले इन्होंने मतलब क्यों इस काम को किया, प्रेफरेंस क्यों दिया? क्योंकि इन सबको उम्मीद थी कि हम चाहे कितनी मेहनत कर लें या फिर शहंशाह भाई अकेले चाहे कितनी मेहनत कर लें, कभी उस लेवल तक हम नहीं पहुंच सकते जिस लेवल पे हमें पहुंचना है। तो उनको मेरे पे भरोसा था और मुझे उन पे, और मैं उन सबको यहाँ से लेके वहाँ तक ले गया। बहुत अच्छी बात है, आपने ये क्वेश्चन आपसे जानबूझकर पूछा है क्योंकि आजकल देखा गया है, क्योंकि आप कितना ही कुछ भी कर लो फाइनेंशियल, जैसे आपके साथ भी एक प्रॉब्लम रही है, बट हो सकता है कि हर एक का एनवायरनमेंट अलग होता है, हर एक की जर्नी अलग होती है और हर एक की एक बुक अलग होती है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन अलग अलग होंगे तो उनका ऑब्वियस सी बात है उनके क्राइटेरियाज भी अलग होंगे। क्योंकि हम जो कवर करते हैं वो एजुकेशनल वीडियो कवर करते हैं और मोटिवेशनल वीडियोस कवर करते हैं, इसीलिए हमने ये सोचा कि हम क्यों ना इस टीम को बुलाएं और इनके एक्सपीरियंसेस जो हैं उसको अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये बताया जाए कि किस तरीके से वो लोग भी इन सब चीज़ों से इंस्पायर हो सकते हैं। और मैं आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत ही बेस्ट फ्यूचर के बारे में देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि आप, क्योंकि आप विदाउट मनी जब कोई काम होता है तो उसमें मोहब्बत होती है बहुत ज़्यादा, और वो जो मोहब्बत है वो आपको हमेशा आगे लेके जाती है और मैं ये सोचता हूँ ये एक बहुत अच्छा काम है। तो ईरी क्या मैं करेक्ट हूँ? जी सही, ठीक है। ईरी जो है ये फिल्म आपके सबसे पहले इस फिल्म का आइडिया कहाँ से आया और क्या आपने सोचा कि इस फिल्म को हमें बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए? ये मुझे आइडिया आया था जब 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो लोग क्या उसमें बहुत बीमार पड़ रहे थे और कुछ लोग क्या मर भी रहे थे। तो मैंने ऐसे बैठे बैठे सोचा कि वैसे भी खाली टाइम तो है ही, कुछ कर नहीं रहे,
तो एक स्टोरी लिख ली जाए, ठीक है। क्योंकि मार्केट, हाँ स्क्रिप्ट लिख ली जाए, क्योंकि हमने थिएटर में सीखी थी स्क्रिप्ट लिखना, तो वहीं से मुझे राइटिंग का शौक लगा था। वो मेरी पहली स्क्रिप्ट थी, और फिर मैंने धीरे धीरे क्या है शॉर्ट फिल्म्स भी लिखी। पहले मैंने ट्रायल लिया कि क्या हम फिल्म बना सकते हैं, तो मैंने शॉर्ट फिल्म्स बना के फिर बड़ी फिल्म पे गया। तो इस फिल्म में मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, मतलब कोरोना वायरस को ही एक ज़ोंबी वायरस दिखा दिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल माहौल कैसा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब आपस में लड़ झगड़ के और कमज़ोर हो रहे हैं। लेकिन मैंने मेरी फिल्म के अंदर ये दिखाया है कि हमें तो लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लड़वा तो हमें कोई और ही रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, और ये क्लैपिंग की बात भी है। आई होप कि आपको ये जो चीज़ जो मेरा मेन मैसेज है ना, वो इसी फिल्म के अंदर यही है। बहुत अच्छी बात है। मतलब हमें सबसे पहले आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हमें लड़ाने वाला जो है उससे लड़े हम पहले। बहुत अच्छी कोई बात और ही है, वो कोई और ही है। वो आपको फिल्म के अंदर मालूम चल जाएगा। अच्छा, तो आपने ये जो फिल्म का क्या टिकट विकेट रखा है क्या इसका? हाँ, इसका ऑनलाइन टिकट तो 50 रुपीज़ है जी। और अभी 9 से 13 फरवरी के बीच में जो जीटी के अंदर हमारी फिल्म लगेगी, उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई। अच्छा, जिस दिन भी डेट अनाउंस हो जाएगी तो मैं वो हो ऑनलाइन सकता है हमारा ये जब वीडियो रिलीज हो, जब हम इसको डालें उस टाइम तक हो गई तो उसके साथ ही डाल देंगे हम हाँ इसको। उसी के साथ डाल देंगे, हम मेंशन कर देंगे, date मेंशन को। कर देंगे। तो वो जहाँ भी लगेगी उसका फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा, और वो सिनेमा रिलीज होगी, तो आप सब उसको जरूर देखना। अच्छा, ये जितने भी एरी के शूट हैं, ये लोकेशंस इनकी क्या रही हैं? लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं? इसकी तैयारी तो हमने कम से कम 2 साल तो तैयारी में लग गए थे मुझे। तैयारी मतलब किस तरीके की तैयारी? सबसे पहले तो मैंने स्क्रिप्ट लिखी, फिर उसके हिसाब से मैंने अपने माइंड के अंदर कैरेक्टर्स को सोचा कि क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं इस फिल्म के अंदर। फिर मैंने कास्टिंग की। सबसे पहले मैं सोहेल चाचा के पास गया। मैंने कहा चाचा, ये आपकी क्या रिलेशन? ये नहीं, मेरे ये सगे चाचा हैं, सगे रियल चाचा हैं ये मेरे। तो ये क्या है, बचपन से बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। मैंने इनके साथ 2-3 वीडियोस बनाए, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे उन थिएटर के जो वहाँ पे मेन रोल्स करते हैं ना, उनको लेने की उनकी ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरे चाचा ही कर लेंगे इस रोल को। और उनसे बहुत अच्छी करी कसम से। उन्होंने जो फील वो ये इन्होंने दिया है ना इस फिल्म में, वो कोई और एक्टर नहीं दे सकता। ब्लड में है ना वो। हाँ, इरफान खान का जैसा है यहाँ पर मोस्टली लोग हाँ उनसे इंस्पायर है, और इसी वजह से एक तरीके से मोटिवेशन भी मिलता है उनसे। फिर मेरे पास नाजिश भाई आए, जो कि इस फिल्म के बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कड़ी थे। अगर ये नहीं होता सही में फिल्म नहीं बना सकता था मैं अकेले, तो बिल्कुल भी। ये अब्दुल्ला की दुकान के पास खड़े होके आए कि शंशे भाई, आज़ाद भाई ने मुझे भेजा है, तो क्या है आपकी फिल्म का? मैंने कहा यार आप देख लो, इसमें ये 3-4 कैरेक्टर्स हैं, आप बताओ कौन सा करना चाहोगे। तो इन्होंने बोला कि यार आपके हिसाब से देख लो, जो भी आपको सूटेबल लगे। मैंने कहा यार फर्स्ट टाइम है आपका, तो ये वाला कैरेक्टर कर लो आप, ब्रदर वाला। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं इसके लिए तैयारी करता हूँ। इन्होंने दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई, बाल वाल बढ़ाए। फिर हम इसमें लग गए तैयारियों में अलग अलग। फिर मैं नाजिश भाई और सलमान भाई, हम लोकेशंस देखने जाते थे अलग अलग जगह पे। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि लोकेशन मतलब कहाँ कहाँ रही है? एक लोकेशन तो अपने क्या कहते हैं नाजिश भाई, वो पीछे वाली जगह कौन सी जहाँ पे अपन गए थे, जहाँ पे फांसी देते थे ना? बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत। टोंक के अंदर ही हुई है, टोंक पूरे टोंक में हुई है। और बस एक शूट के लिए हमें बाहर जाना पड़ा था। कौन सा गाँव था? बस्सी गाँव के अंदर गए थे हम। एक सीन वहाँ का है। मतलब आपका जो मोस्टली शूट रहा है वो टोंक में, जो कि 90% शूट अपना टोंक में हुआ है। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है टोंक, नवाबों का शहर, पूरा शूट किया जी। और आप भी वहीं से बिलोंग करते हैं? जी, मैं भी यहीं से बिलोंग करता हूँ। बाकी सब भी वहीं से? हाँ, सब यहीं से ही हैं, सब टोंक के हैं, पूरी कास्टिंग टोंक की है। मतलब टोंक का नाम रोशन कर रहे हैं जी। चलिए। हाँ, सबसे बड़ी बात कि सबका डेब्यू है, सबका डेब्यू। प्रोड्यूसर से लेके जो क्राउड में भी काम किया ना, सबका डेब्यू है, पूरा प्रोडक्शन डेब्यू है, और सारे एक्टर्स ने अपना डेब्यू दिया है इसके अंदर। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के कि टोंक जो नवाबों की नगरी है वहाँ से आप लोगों ने शूट किया है, और सारे जो कैरेक्टर हैं वो भी आई थिंक टोंक के ही हैं जी, सब टोंक। तो सब टोंक के ही हैं। इसका मतलब ये है कि हमें आने वाला शाहरुख खान और सलमान खान टोंक से मिलेगा, हो सकता है, या फिर इरफान खान। इंशाल्लाह।
चलिए कोई बात नहीं, मिल ही भी सकता है, जरूर मिल सकता है। जब आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों नहीं मिलेगा। अगर वो लोग नहीं मिले तो शहंशाह सूरी खान तो मिल ही जाएगा। चलो, किसी को कॉपी नहीं करना, खुद का अपना एक खुद का कैरेक्टर बनाना, यही बड़ी बात है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये ज़ॉम्बी पे है आई थिंक। हाँ, ये ज़ॉम्बी वायरस के ऊपर, ज़ॉम्बी वायरस के ऊपर है। ज़ॉम्बी मतलब कोई वायरस के थ्रू फैल जाता है या कुछ बताना चाहेंगे थोड़ा बहुत, जिससे व्यूअर्स को एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके की स्टोरी है। थोड़ा बहुत अगर आइडिया देना चाहें तो। ऐसा होता है कि इसमें दो अलग अलग साइंटिस्ट की कहानी चलती है। एक साइंटिस्ट है एडम, जो कि पूरी दुनिया की हर एक बीमारी का इलाज बनाना चाहता है, लेकिन उससे गलती से है ना एक ऐसा वायरस बन जाता है कि जिससे है ना इंसान कभी मर ही नहीं सकता, इमोर्टल हो जाता है उससे वो। ठीक है। लेकिन कुछ देर के लिए उसको उस पावर के ऊपर काबू करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। वैसे आपने बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स में देखा होगा कि जब ज़ॉम्बी वायरस किसी में आ जाता है तो उसकी सोचने समझने की सारी शक्तियां चली जाती हैं और वो मर जाता है। लेकिन मैंने मेरी फिल्म में बिल्कुल उल्टा किया है, मैंने उस ज़ॉम्बी वायरस को सुपर पावर बना दिया। जैसे अगर आप ज़ॉम्बी बने, आपके अंदर वो पावर है, तो आप अगर मर जाओगे ना, कोई भी आपको मार देगा, तो आप ज़ॉम्बी बन के खुद को वापस हील कर लोगे और आपकी पावर 100 गुना बढ़ जाएगी और आप अपने दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं उससे। तो इससे ऐसा नहीं होगा शहंशाह, अगर मान लो सारे ही ज़ॉम्बी बन जाएंगे तो हमारी ह्यूमैनिटी पूरी खत्म ही हो जाएगी। सब नहीं बन सकते ना, सब नहीं बन सकते, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने वो वायरस बनाया वो सिर्फ उसी के डीएनए से मैच कर सकता है। अच्छा, अब वो जैसे वो होता है ना, हमने जो मूवीज देखी है ज़ॉम्बी की, उसमें मोस्टली ये होता है कि वो किसी को कट कर लेगा, हाँ, तो काट फिर लेगा, वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने अभी एक वेब सीरीज देखी थी, उसमें मैंने देखा कि जब आप किसी को कट करोगे, यूएस कुछ नेम था उसका आई थिंक, उसमें वो किसी को कट करेगा तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए वो पूरे सब लोग लास्ट ऑफ यूएस, वो सब में होता है। लेकिन अक्सर मूवीज में ये होता है। लेकिन हमारी वाली फिल्म में है ना, अगर वो किसी को काटेगा ना तो थोड़ी देर के लिए ज़ॉम्बी बनेगा, लेकिन उसमें वो पावर नहीं आएगी। अच्छा। इमोर्टल वाली, क्योंकि वो डीएनए की वजह से। अच्छा। और वो नॉर्मल ज़ॉम्बी बनेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि वो ज़ॉम्बी बने, जो ज़ॉम्बी पे उस पे पूरा सीन है। हाँ, तो लेकिन हाँ, मैं ज़ॉम्बी बन जाता हूँ उसके अंदर। मैंने डबल रोल किया है, सूरी भी मैं ही था और एडम भी, दोनों ही आप थे। हाँ, दोनों ही मैं था। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी मूवी है, इसमें आपको सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा? मतलब आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद हुआ कि मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा आपके हिसाब से। वैसे तो मैं किसी सीन की बुराई नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सारे सीन्स बहुत मेहनत से शूट किए थे हम लोगों ने। वैसे सबसे अच्छा सीन तो, और सबसे ज़्यादा जिसमें मेहनत लगी थी, वो था हमने जो 5 मिनट तक कंटिन्यू कैमरा चलाया था वन टेक में। वो सबसे मुश्किल था, कि उसमें हमारे कम से कम 30 से ऊपर रिटेक हुए थे और मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसमें मुझे 10 से भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज से एक साथ लड़ना पड़ रहा था और वो सारा एक्शन सीन था। हमारे कभी सर पे चोट आ रही थी, कभी घुटने छिल रहे थे, लेकिन हम सुबह से कुछ भी नहीं कर सकते थे, हमें वो करना ही था। मैंने सुना है कि इसके डायरेक्टर भी आप ही? जी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। जब आप एक्टिंग कर रहे थे तो डायरेक्ट कौन कर रहा था? मैं उनको, अच्छा, पहले से हमने आप ही बने थे उस टाइम? हाँ, एक्टर भी आप ही बने एक्शन कोरियोग्राफी भी मैंने ही की है, मेकअप भी मैं ही कर रहा था। आप ही कर रहे थे। अल्टीमेटली पूरी जो फिल्म है वो आपके अराउंड ही घूमेगी। हाँ। ज्यादातर कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कितना है? ये मान लीजिए कि सबने, जितने भी एक्टर्स हैं, जिनको भी कुछ भी परेशानी आई डायलॉग्स बोलने में, मैंने उनको खुद करके दिखाया कि भाई तू ये देख और इसको सेम कॉपी पेस्ट मार दे तू तो बस। अच्छा, मतलब उनको आपने पूरा करके दिखाया मैंने। बाकायदा डीओपी को भी मैंने बताया कि भैया देखो ऐसे ऐसे सीन होगा, मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ फोन से, आप इसमें देख लो, अपन वो कैमरा ऐसे चलाना है। और इसमें प्रोफेशनल कैमरामैन कोई भी नहीं था, हम लोगों ने आपस में कैमरा चलाया। वाह, बहुत अच्छी बात। मैं हमारे दूसरे कैरेक्टर से भी बात करना चाहूँगा। आपसे तो बहुत सारी बातें कर ली, और पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इन लोगों का रोल क्या है, आप लोगों का रोल क्या है, एक एक करके आप बता सकते हैं। और आप ये बताइए कि अगर ऐसी मूवीज़ आने वाले टाइम में आपको और ऑफर की जाए तो आप उसमें साइड एक्टर पे ही डिपेंडेंट रहेंगे या हीरो के कैरेक्टर पे भी जाना चाहेंगे? ऑब्वियस ही बात है, इसका आप आंसर यही देंगे कि हाँ हम ज़रूर जाना चाहेंगे। बट मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका ड्रीमिंग क्या है, मतलब आप क्या सोचते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए आने वाले टाइम में, और
किस तरीके से देखा आपने मूवी में, एक्सपीरियंस बताइए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कि क्या आपको मिला इस मूवी से और आगे आप और क्या कर सकते हैं, एक एक करके आप बताएं तो बेहतर रहेगा। इस मूवी से एक्सपीरियंस यही रहा कि मैं एक आर्टिस्ट वार्टिस्ट कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा ही नॉर्मली मैं एक इरफान खान का इंतकाल हुआ था उनका सर का, तो मैं रात को मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मेरा एक फ़ोटो था उनका, तो मैं उसको एडिट करने लग गया था, अपने फ़ोटो के साथ मैचिंग करने लग गया था। तो मैं सोच रहा था कि यार इन्होंने इतना नाम करा अपने इंडिया का, देश का, इतने लोग इनको जानते हैं, तो मेरे दिमाग में ऐसे आ गई बैठे बैठे, मैं कहा चलो ठीक है अपन भी कर सकते हैं कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक शो चल रहा था, आज़ाद भाई हैं उनके होस्ट थे, वो उन्होंने किया था वो क्या फेम आइकॉन टॉक, तो मेरी फर्स्ट टाइम सूरी से मुलाकात भी वहीं हुई थी। और मैं थोड़ा ये आर्टिस्ट थे बढ़िया, मॉडलिंग करते थे, तो एक मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, अंसार भाई नाम है उनका, तो हमने एक फ़ोटो भी खिंचवाया था इनके साथ। तो मैं इसको जब से जानता था, तो वो हुआ, शो हुआ, मैंने फ़र्स्ट टाइम शो भी वहीं किया था, अपना लाइव जो परफॉर्म होता है स्टेज परफॉर्म फर्स्ट टाइम वहीं किया था, जबकि मैंने कोई एक्टिंग वैक्टिंग सीखी नहीं कहीं, लेकिन मुझे वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट मिले और थिएटर आर्टिस्ट मिले, उनसे मुलाकात हुई, तो मेरे अंदर भी थोड़ा जज्बा जगा अंदर से कि अपन हाँ कर सकते हैं कुछ। तो वो किया, मैंने शो किया, लाइव ऑडिशन हुए थे, उसके अंदर फाइनल में आए, फिर ऑडिशन में भी मतलब जो परफॉर्म हुआ था लाइव परफॉर्म भी किया। बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन मैंने कर दिया, फर्स्ट टाइम किया था, लेकिन थोड़ा सा झिझक थी अंदर से, वो मेरी झिझक खुली अंदर से एक बार फर्स्ट टाइम में जो मैंने किया। तो काफ़ी टाइम बीत गए, तो फिर मेरा एक मौका था वो मैंने किया था। तो फिर एक बार आज़ाद भाई का मैसेज आया कि कोई अगर मूवीज़ वगैरह सीरीज़ वगैरह में कोई काम करना चाहता है तो मैसेज करें। तो उन्होंने मुझे इनसे सूरी से मुलाकात करवाई, मैं मिला इनसे, तो हमारी बात हुई, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई कि ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे हैं अपन, तो मुझे पसंद आई। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी है स्टोरी, करते हैं कोशिश अपन। मेरे को कोई आर्टिस्ट तो था नहीं, लेकिन मैं कहा चलो ठीक है, क्या जा रहा है चांस लेने में। तो मैं लग गया इनके साथ, मैं इनके साथ काम किया, इन लोकेशन वगैरह देखने गए और शूट किया फर्स्ट डे। तो मुझे बहुत मज़ा आया, शूट करने में बहुत मज़ा आया, मतलब जो देख रहा था मैं सारी चीज़ें अच्छा लग रहा था मुझे दिल से। तो मैं कहा अच्छा है काम वाम, मज़ा आ रहा है इसके अंदर काम करने में, तो लगा रहा। और बहुत सारे लोगों ने मतलब ये कि साथ भी छोड़ दिया था, बहुत सारे लोगों ने डिमोटिवेट कर रहे थे बीच में, तो लेकिन हमने परफॉर्म मतलब छोड़ा नहीं, इस काम को करते रहे, कंटिन्यू करते रहे। तो लोग बाग हमसे जुड़ते गए, बहुत सारे लोग आते गए, बहुत सारे नाम हैं, कासिम हैं और चेतन हैं, अनुराधा है और जव्वाद है, बहुत सारे सोहेल भाई हैं और क्या कहते हैं बिट्टू है, सबके नाम में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अयाज हैं, हैदर, बहुत सारे लोगों ने मतलब एक सपोर्टिंग के रोल में ही काम किया है। हम सब ने एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की, कैमरा वैमरा सब रवि भाई हैं, रवि भाई ने पूरा शूटिंग किया है मूवी को। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कुल मिला के। और कम से कम ये 1-2 साल से हम इसमें शूटिंग कर रहे हैं इसकी, और अभी रिलीज़ हुई है फिल्म अल्हम्दुलिल्लाह। जयपुर फेस्टिवल में इसका नाम आया है, अनाउंस हुआ है, 39 फिल्मों में से एक हमारी सिलेक्ट की गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और हम काम करते गए, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ने चाहा कि तो ऑटोमेटिक वो सब कुछ होता गया। अभी हम तो अखबार में भी हमारी न्यूज़ आई थी फ्रंट पेज पे, तो बहुत अच्छा लगा था। मैंने घर वालों को बताया तो घर वाले भी बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन हमने बस ये है कि खेलते खेलते हमने कर दिया काम, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी थी। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सबने अच्छा काम करा है। बहुत दिक्कतें आई इस काम में, शूट पे जाते थे हम तो वो ऑटो में जाते थे, ऑटो में शूट पे जाते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे पिंचर हमारे पास क्या है, ट्रेवलिंग का भी वो नहीं था कि हमारे पास कि ट्रेवल कैसे करें हम सब, तो हम ई रिक्शा का यूज़ किया हमने, जो टोंक में चल रही है। हम लोग सारे ई रिक्शा में बैठ के जाते थे और लोकेशन में पहुंच गए। मैं आपको बहुत ही फनी एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। तो मेरा छोटा भाई है नायाब, वो भी उसमें आर्टिस्ट है फिल्म के अंदर, तो हम सब वहाँ पे शूट कर रहे थे, क्या नाम है, पुरानी कोठी, कच्चा बंदा पे शूट कर रहे थे। तो वहाँ तक तो ई रिक्शा
आना इम्पॉसिबल है, लेकिन वो मेरा भाई उसको पता नहीं कैसे मना के लिया। तो जब हम जा रहे थे ना शूट पे से, तो ई रिक्शा वाला देखा हमें कि यार ये कौन आ रहे हैं खून में लथपथ होके, क्या क्या कांड वांड करके आ रहे हो तुम सब, गने हाथों में, तुम्हारे चाकू हाथों में। तो वो थोड़ा वो जैसे ये रेड, मैंने भी आपका वो जो ट्रेलर है वो देखा है, उसमें वो जो रेड है वो क्या क्या जैम है, वो क्या है? फूड कलर है, फूड कलर, फूड कलर, फूड कलर और ब्लड की तरह है वो। हाँ फूड कलर प्लस हनी और वैसलीन, इससे क्या है आप प्रोफेशनल एक रेड ब्लड बना सकते हो। चलो